फिर आप ऑफिस से कलेक्ट करिएगा। चलिए भाई, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? संभाल के। इधर से जाओ, इधर से जाओ। और बैठते बैठते पैर मत मार देना उसको। मैं बैठे बैठे चलिए। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? हाँ, अगला जो रक्त समूह निर्धारण का जो माध्यम है उसका अध्ययन करना था। और अगला तंत्र कौन सा है? एबीओ तंत्र। क्या नाम है? एबीओ तंत्र या एबीओ सिस्टम। और ये इसके बारे में किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। तो लिखो एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र लिखो कि इस तंत्र की खोज कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। इस तंत्र की खोज कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। एबीओ सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। ठीक है। अब इसे एबीओ सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिस्टम आधारित है 3 प्रकार के एंटीजन पर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? ए बी डिविलियर्स, मतलब ए बी डी। ठीक है, 3 प्रकार के एंटीजन ए बी डी, और ये कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए, लिखना नहीं है, सुनना है। सबसे पहली बात कि सर एंटीजन क्या होता है, दूसरी बात करता क्या है, इसको समझते हैं। तो अगर कोई भी प्रोटीन, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा प्रोटीन जो हमारे शरीर में प्रवेश करे या किसी के भी शरीर में प्रवेश करे, और प्रवेश करने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन कराता है। क्या कराता है? उत्पादन कराता है। तो उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया। तो कौन सी कहानी बता रहे हो आप, है ना? समझो, प्रोटीन है। प्रोटीन कई प्रकार का हो सकता है भाई। दाल में भी अपन बोलते हैं ना प्रोटीन मिलता है ना। दूध में भी प्रोटीन है, सांप के जहर में भी प्रोटीन होता है ना। तो क्या दाल का प्रोटीन आपके लिए हानिकारक है? नहीं। सांप का जहर हानिकारक, क्योंकि सांप का जहर एक खास तरह का प्रोटीन है। हमने बोला एक ऐसा प्रोटीन जो अगर शरीर में जाए तो किसका उत्पादन कराएगा?
तो अगर कोई भी प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन करा रहा है तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगा? एंटीजन। आई बात सुनने? अब एंटीजन सामान्यतः होता कैसा है? जैसे मान लो हमारे शरीर में सांप का जहर आया। किसका जहर? सांप का। तो उससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। भाई वही जहर सांप के शरीर में रहता तो उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती? समझ में आई बात? क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में आएगा तो हमारे शरीर में वो किसका उत्पादन कराएगा? सांप के शरीर में वो एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं कराएगा। उसके लिए वो एक सामान्य प्रोटीन है, सामान्य क्रियात्मक प्रोटीन है। लेकिन अगर वो हमारे शरीर में आएगा तो हमें उससे नुकसान होगा। अब आपने प्रोटीन संश्लेषण क्रिया पढ़ी कि नहीं? कि भाई क्रोमोसोम में जीन पाया जाता है और वही जीन जब राइबोसोम के पास जाता है तो उसी जीन के अनुसार राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। यही पढ़ा है ना? प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। तो अगर हमारे शरीर में 3 खास तरह के प्रोटीन बन रहे हैं जो कहाँ उपस्थित हैं? आरबीसी पर। इन प्रोटीन को बनाने की सूचना कहाँ है? क्रोमोसोम में। तो ये प्रोटीन तो हमारे शरीर में अंदर ही बने हैं ना? बाहर से नहीं आए हैं। कहाँ बने हैं? अंदर ही बने। इन्हें कहते हैं प्राकृतिक रूप से बनने वाले एंटीजन। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रूप से बनने वाले एंटीजन। इनको बनाने की सूचना कहाँ उपस्थित है? अगर यही प्रोटीन किसी दूसरे के शरीर में जाएगा तो वो कैसा काम करेगा? हमारे शरीर में रहेगा तो एंटीजन नहीं। जैसे सांप का जहर सांप के शरीर में एंटीजन का काम नहीं करता, दूसरे के शरीर में जाता है तो एंटीजन का काम करता है। ये अगर हमारे शरीर में बनेंगे तो हमारे लिए ये एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर ये किसी दूसरे के शरीर में जाएंगे तो उसके लिए किसका काम करेंगे? एंटीजन। आई बात समझ में? अगर हमारे शरीर में बने तो सामान्य रूप से सामान्य प्रोटीन है। तो अगर प्राकृतिक प्रोटीन बन रहा है तो क्या उसके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं बनाएगा। प्राकृतिक प्रोटीन के लिए यानी प्राकृतिक एंटीजन के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। लेकिन यही अगर दूसरे के शरीर में जाएगा तो वो बाहरी प्रोटीन होगा, तब ये एंटीबॉडी बनाएगा। आई बात समझ? नहीं है? नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो, हाँ क्या हो रहा है? देखो, जिस प्रोटीन को बनाने की सूचना हमारे क्रोमोसोम में है वो प्रोटीन प्राकृतिक रूप से बन रहे हैं, उनके लिए हमारा शरीर क्या नहीं बनाएगा? लेकिन अगर ये प्रोटीन हमारे शरीर से किसी दूसरे के शरीर में जाए तो दूसरे का शरीर क्या बनाएगा? बस यही बात है। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो एंटीजन बनेंगे उनके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी, लेकिन जो बाहर से आएंगे उसके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। आई बात समझ में? और ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। कितने प्रकार के होते हैं? किसका निर्धारण करते हैं? रक्त समूह का। अब मजे की बात यह है कि किसी व्यक्ति में एक एंटीजन भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, या कोई भी नहीं बन सकता। अगर हमारे जीन में सूचना एक एंटीजन को बनाने की होगी तो 1 बनेगा, 2 को बनाने की सूचना होगी तो 2 बनेगा, 3 को बनाने की सूचना होगी तो 3 बनेगा, और अगर कोई सूचना नहीं होगी कोई भी नहीं होगी।
आई बात समझ? यही दो चार बातें हैं, इसी को समझना है। तो एक एक पॉइंट जरा नोट करो कि रक्त निर्धारण का ये सिद्धांत एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया, रक्त निर्धारण का ये सिद्धांत एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया, एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया पर आधारित है। एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया पर आधारित है। एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया पर आधारित है। छोटी सी हेडिंग डालो, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन देखो, एक ऐसा प्रोटीन जो शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन को, एक ऐसा प्रोटीन जो शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन को, एक ऐसा प्रोटीन जो शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है, जो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है। एक ऐसा प्रोटीन जो शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है। ठीक है। दूसरा देखो, एंटीबॉडी क्या होता है भाई? मजे की बात है कि ये भी प्रोटीन है। ये भी क्या होता है? प्रोटीन, जो किसके अनुरूप बनता है? एंटीजन। तो लिख लो, ये भी प्रोटीन संरचना होती है। ये भी प्रोटीन संरचना होती है जो एंटीजन के अनुरूप, जो एंटीजन के अनुरूप शरीर में संश्लेषित होती, जो एंटीजन के अनुरूप शरीर में संश्लेषित होती है। ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, एक सिंपल सी बात कि बाहर से जैसा एंटीजन, ऐसे लिखना डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बाहर से जैसा एंटीजन शरीर में आएगा, बाहर से जैसा एंटीजन शरीर में आएगा, कॉमा, शरीर वैसा एंटीबॉडी बनाएगा। शरीर वैसा एंटीबॉडी बनाएगा। शरीर वैसा एंटीबॉडी बनाएगा मतलब एंटीबॉडी किसके अनुरूप बनता है? एंटीजन। अगर एंटीजन आएगा तो शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, और अगर एंटीजन नहीं आएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो प्राकृतिक रूप से एंटीजन बनते हैं उनको बनाने की सूचना हमारे जीनोम में पाई जाती है, और इस प्राकृतिक एंटीजन के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता, लेकिन ये दूसरे के शरीर में जाएगा तो उसका शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। आइए समझ में। तो लिखो कि शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले एंटीबॉडी, शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले एंटीजन, शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले एंटीजन की सूचना, प्राकृतिक रूप से बनने वाले एंटीजन की सूचना हमारे जीनोम में पाई जाती है, हमारे जीनोम में पाई जाती है, तथा प्राकृतिक एंटीजन के लिए, तथा प्राकृतिक एंटीजन के लिए हमारा शरीर, प्राकृतिक एंटीजन के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है। प्राकृतिक एंटीजन के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है।
नहीं बनाता है। यानी जो एंटीजन शरीर में होगा, प्राकृतिक रूप से बनेगा, उसके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। जो बाहर से आएगा उसके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। अब यहाँ एक बात है, ये जो 3 प्रकार के एंटीजन हैं, ए, बी और डी, जो एबीओ सिस्टम का निर्धारण करते हैं, किसी व्यक्ति में 1, 2, 3 या तीनों में से कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं हो सकता है। तो लिखो कि ए, बी तथा डी एंटीजन, ए, बी तथा डी एंटीजन एबीओ तंत्र का निर्धारण करते हैं। ए, बी तथा डी एंटीजन एबीओ तंत्र का निर्धारण करते हैं और किसी व्यक्ति में 1, 2 या तीनों एंटीजन, किसी व्यक्ति में 1, 2 या तीनों एंटीजन उपस्थित या अनुपस्थित, तीनों एंटीजन उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। 1, 2 या तीनों एंटीजन उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। यानी 1 भी उपस्थित हो सकता है, 2 भी उपस्थित हो सकता है, 3 भी उपस्थित हो सकता है, या कोई भी उपस्थित ना हो। अब यहां से कहानी समझनी है बेटा, जो एनसीईआरटी में है और जो हम देख रहे हैं, कि अगर हमारे जीनोम में एंटीजन बनाने की सूचना है तो उस एंटीजन के अनुरूप शरीर में क्या बनेगी? एंटीबॉडी। और इससे निर्धारित होगा ब्लड ग्रुप। क्या निर्धारित होगा? ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझना, यदि किसी व्यक्ति के जीनोम में, जीनोम मतलब जीन, यदि किसी व्यक्ति के क्रोमोसोम में, जीन में एंटीजन ए बनाने की सूचना है, कौन सी सूचना है? एंटीजन ए बनाने की सूचना है, तो उसके शरीर में एंटीजन ए बनेगा। लेकिन क्या इस ए के लिए एंटीबॉडी बनेगी? क्या नहीं, क्योंकि जो प्राकृतिक एंटीजन होते हैं हमारा शरीर उनके लिए एंटीबॉडी नहीं बना, तो इसके शरीर में एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी। लेकिन अगर बाहर से कोई एंटीजन आया तो उसके लिए शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। मान लो बाहर से बी एंटीजन आया, कौन आया? तो उसके लिए शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बी। अब एनसीईआरटी में देखना क्या लिखा है, एंटीजन ये और एंटीबॉडी ये। एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी, लेकिन अगर बाहर से एंटीजन बी आया तो उसका शरीर एंटीबॉडी भी बनाएगा। तो क्या ये एंटीबॉडी भी पहले से उपस्थित रहता है या बाद में बनता है? बाद में बनता है। ये जब एंटीजन आएगा तो शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, और उसका रक्त समूह कौन निर्धारित करेगा? एंटीजन। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होता है? ए। और उसके शरीर में कौन सी एंटीबॉडी बन सकती है? बी। ये बनती नहीं है, बन सकती है, कि अगर बाहर से एंटीजन बी आएगा तो शरीर एंटीबॉडी बी बनाएगा, बाहर से एंटीजन ए आएगा तो शरीर एंटीबॉडी ए नहीं बनाएगा, क्योंकि पहले से ही शरीर में क्या उपस्थित है? एंटीजन ए। अब दूसरा, अगर उसके शरीर में बने क्या? एंटीजन बी, तो क्या शरीर एंटीबॉडी भी बनाएगा? नहीं। और अगर बाहर से दूसरा एंटीजन आया तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, तो इसमें बन सकती है एंटीबॉडी ए। ये बनी हुई रहेगी या बन सकती है? बन सकती है, पहले जन्म से नहीं रहेगा, अगर बाहर से आएगा तो शरीर बनाएगा।
और उसका रक्त समूह निर्धारित होगा बी। अगर मान लो किसी में दोनों एंटीजन उपस्थित हो, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित हैं, एंटीजन ए की वजह से ए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीजन बी की वजह से बी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, यानी इसमें ए और बी एंटीबॉडी में से कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्या हो गया? डी की अभी यहां बात नहीं हो रही, यहां भी ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। डी की बात आएगी, ये जगह खाली छोड़िए ना, यहां है। अभी अपन ए और बी की बात करें। अगर किसी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रही, सॉरी कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, ना ए ना बी, अब बाहर से आ गया एंटीजन ए तो शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, बाहर से आ गया एंटीजन बी तो भी शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, यानी बन सकती है क्या? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब यहां पर देखो ऊपर वाले केस में क्या है कि अगर दोनों एंटीजन हैं तो उसका रक्त समूह निर्धारित होगा ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह निर्धारित होगा ओ। तो रक्त समूह का निर्धारण किस पर आधारित है कि एंटीजन कैसा है। जैसा एंटीजन, और एंटीजन कहां होता है? आरबीसी की सतह पर। अब हमने एक और एंटीजन की बात करी, एंटीजन डी। तीसरे एंटीजन की भी बात कर ले। तीसरा एंटीजन क्या है? एंटीजन डी, और इसी एंटीजन डी को हम कहते हैं रीसस फैक्टर। क्या बोलते हैं? रीसस फैक्टर, क्योंकि इस एंटीजन की खोज सबसे पहले रीसस बंदर में हुई थी और इसीलिए इसे रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर भी कहा जाता है। तो आरएच फैक्टर का मतलब एंटीजन डी, आरएच फैक्टर का मतलब एंटीजन डी, और अगर किसी में एंटीजन डी उपस्थित होगा तो उसे बोला जाएगा पॉजिटिव, और अगर किसी में एंटीजन डी अनुपस्थित होगा तो बोला जाएगा नेगेटिव। तो अगर किसी में एंटीजन ए भी है, ध्यान से देखना, अगर किसी में एंटीजन ए भी उपस्थित है और एंटीजन डी भी उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव। अगर किसी में एंटीजन ए उपस्थित है, एंटीजन डी अनुपस्थित है तो बोलेंगे ए नेगेटिव। किसी में एंटीजन बी उपस्थित है और एंटीजन डी उपस्थित है तो बोलेंगे बी पॉजिटिव, और अगर डी अनुपस्थित है बी नेगेटिव। किसी में तीनों एंटीजन उपस्थित हैं, ए बी और डी, तो बोलेंगे ए बी पॉजिटिव, और अगर किसी में केवल यही दो उपस्थित है, डी अनुपस्थित है, तो बोलेंगे ए बी नेगेटिव, और अगर किसी में केवल डी एंटीजन उपस्थित है तो बोलेंगे ओ पॉजिटिव, और अगर किसी में तीनों एंटीजन अनुपस्थित हैं तो बोलेंगे ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसको बताता है? एंटीजन डी की उपस्थिति और अनुपस्थिति। आई बात समझ? ध्यान रहेगा। पीछे किसी में तीनों एंटीजन उपस्थित हैं तो क्या होगा ब्लड ग्रुप? ए बी पॉजिटिव। अब इधर देखिए, तुम लोग बताओ, है ना? सुनो, किसी में तीनों एंटीजन उपस्थित है तो क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। किसी में केवल बी एंटीजन उपस्थित है तो क्या होगा? बी नेगेटिव। तीनों में से केवल बी एंटीजन उपस्थित है तो क्या होगा? बी नेगेटिव। किसी में केवल ए एंटीजन उपस्थित है तो क्या होगा? ए, और किसी में अगर मान लो बी और डी उपस्थित है तो क्या होगा? हाँ, समझ में आ गया? तो ब्लड ग्रुप किस पर आधारित है? एंटीजन ए, बी और डी पर। बना ली।
रात हो गई क्या? शाम वाला बैच। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो शाम के बैच में पढ़ना चाहते हैं? शाम के बैच में एक बैच हम लोग सोच रहे हैं 4 बजे से 9 बजे तक चलाएं। कितने लोग हैं जो 4 बजे से 9 बजे के बीच में पढ़ना चाहते हैं? दिन भर क्या करोगे? वो बैच लड़कों का ही रहेगा, है ना, क्योंकि वैन और वो बस वगैरह चलती नहीं है, और उसमें हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वही बच्चे रहें जो या तो आसपास हॉस्टल में रहते हैं, मतलब इच्छा, अगर इच्छा हो तब, ऐसी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। हाँ, क्या हो गया? बन गया? कल फिर से रिजल्ट आया है नीट का, नई मेरिट लिस्ट आई है। रिजल्ट क्या, नई मेरिट लिस्ट आई है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे जो अपने यहाँ का हाईएस्ट रैंक 144 था, वो अब बढ़ के 143 हो गया, एक रैंक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि एनटीए जो है बदमाश हो गया है, एनटीए हो गया है बदमाश, और अभी उसमें डर नहीं है ना। लेकिन मैं बहुत ऐसी स्थिति में ये समझ लो कि अगले साल 2 चीजें होने की संभावना है, मतलब कुल मिलाकर 4 घटनाएं हो सकती हैं अगले साल। पहली घटना यही हो गई, पहली घटना, चलो ध्यान से सुनो। पहली घटना अगले साल ये हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा यही होगा, लेकिन मैं आज 1 जुलाई है तो मैं बोल दे रहा हूं कि इन चारों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। पहली घटना कि अब जो नीट का पेपर है वो 2 चरणों में होगा, प्री और मेंस। अरे सुन लो मेरी बात, कि अब जो है ना अगले साल से, जिसकी संभावना है, क्योंकि 2012 तक ऐसा ही चलता था। 2012 तक 2 पेपर होते थे, एक पेपर प्री होता था, एक पेपर मेंस होता था। प्री में जिन बच्चों का 50% से ज्यादा आता था वो प्री क्वालिफाई होते थे और वो मेंस का पेपर देते थे। फिर मेंस में जो निकलता था वो काउंसलिंग में अपना जाता था। तो इससे क्या है, 2 चरणों में भीड़ का छटाव हो जाएगा, छटनी हो जाएगी। और इसमें मैं बता दूं कि इसका क्या है कि प्री का जो एग्जाम है वो हर जिले में होगा, लेकिन मेंस का एग्जाम अपने मतलब जिस प्रदेश के कुछ ही जिलों में, 2 या 4 जिलों में ही होगा, वो हर जिले में संभावना नहीं रहेगी। तो ये एक बात हो गई किसको लेकर, नीट को। एक बात ये हो सकती, दूसरी बात ये हो सकती है कि पेपर एक ही बार हो लेकिन वो ऑनलाइन होगा।
जैसे IIT जेई का पेपर होता है, उनका 15 दिन तक एग्जाम चलता है। कितने दिन तक? 15 दिन तक। लेकिन एक व्यक्ति का एक ही दिन रहता है, सबका दिन अलग रहता है और शिफ्ट अलग रहता है कि 15 दिन तक एग्जाम चलेगा, और उस 15 दिन के एग्जाम में, ध्यान से सुनना, फिर नॉर्मलाइज किया जाता है, औसत निकाला जाता है और एक औसत रिजल्ट बनता है, और उस पर फिर जज किया जाएगा। दूसरा तरीका ये, पेपर नहीं है, हर दिन का, हर शिफ्ट का पेपर अलग रहता है। एक पेपर नहीं आएगा हर दिन के, और पेपर ऑनलाइन आता है तो वो पता भी नहीं चलेगा, ऑनलाइन आके चला जाएगा। हर दिन का, हर शिफ्ट का पेपर अलग रहता है। नंबर 2 ये हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि जो सिलेबस घटाया गया है उसको बढ़ाया जाएगा वापस से, जो सिलेबस में कमी की गई है वो वापस से बढ़ाई जाएगी। और चौथी घटना जो हो सकती है कि पेपर की जटिलता के स्तर को बढ़ाया जाए। पेपर की जटिलता के स्तर को बढ़ाया जाए, क्योंकि एनटीए कहता है कि हमें पेपर देने की बाध्यता है, हमें आसान और मध्यम रूप से कठिन क्वेश्चन देना है। हम एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं दे सकते, हमें आसान देना है और मध्यम रूप से कठिन देना है, जिससे बोर्ड की 12वीं वाले पेपर कर ले, उनके अनुसार पेपर बनता है। अगले साल ये खत्म हो जाएगा, पेपर की जटिलता बढ़ेगी, सिलेबस बढ़ेगा, तो ये 4 जो घटाया गया था वो वापस से आ जाएगा। ये 4 संभावनाओं में से 2 हो सकती हैं। वो 2 कौन सी होगी वो समय आने पर पता चलेगा। हाँ, कोई सब, देखो, नाम बदलने से अंदर का काम नहीं बदलता, केवल उस बिल्डिंग के बाहर का बोर्ड बदल जाएगा, अंदर का अधिकारी बदल जाएगा, काम करने वाले वही लोग रहेंगे। चाहे उसे आप एनटीए नाम दे दो, या एनबीई नाम दे दो, या एनएमसी नाम दे दो, लेकिन जो मेरे मायने में जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा वो है कि 2 शिफ्ट में पेपर हो, पहला एक प्री और फिर मेंस। मजा आ जाएगा। हाँ, प्री और मेंस, उससे आपको 2 बार पेपर देना पड़ेगा। पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में करीब 1 महीना 45 दिन का गैप मिलेगा। पहले आप एक पेपर दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जैसे भी होगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो लोग एग्जाम कराते हैं वो सरकारी कर्मचारी थोड़ी होते हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं। एक दिन के ठेके पे बुला लिया। अब जो एक दिन के लिए ठेके पे आया है एग्जाम कराने, आप उससे कितनी ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हो? वो भी नहीं करोगे। उसको तो मौका मिला है, वो अभी तक कहीं बैठा था, ठेके पे एक दिन के लिए उसको बुला लिया गया है। भाई सीधी सी बात है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लाए गए व्यक्ति से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आज यहां है, कल कहां रहेगा उसका कोई भरोसा थोड़ी। एनटीए में ऊपर के अधिकारी ही परमानेंट है, नीचे के कर्मचारी तो सब वो ठेके पे हैं, टेंडर पे हैं। समझ में आई बात? और अगर ऑनलाइन गया तो एग्जाम कराने की जिम्मेदारी मिलेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, टीसीएस को। और टीसीएस इस समय दुनिया की टॉप 5 आईटी कंपनी है, टॉप 5 में से है, इंडिया की नंबर 1 है, दुनिया की टॉप 5 में है। और एग्जामिनेशन कराने का जो उसका अनुभव है वो बहुत शानदार है। और आज से नहीं है, 10-15 सालों से है। जब एम्स का पेपर होता था तो एम्स का पेपर टीसीएस ही कराता था। टीसीएस इतनी विश्वसनीय कंपनी है
कि भारत का पासपोर्ट बनाने का जो पूरा काम है वो टीसीएस करती है, सरकार नहीं करती। पासपोर्ट बनाने का, पासपोर्ट समझ रहे हो, सुरक्षा की दृष्टि से अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, वो सरकार नहीं बनाती, सरकार का एक विभाग है, काम करता है पूरा टीसीएस। तो इसलिए उम्मीद है कि ऑनलाइन होगा तो ये काम टीसीएस को जाएगा। ये बात आ गई समझ में? तो लिखो कि एबीओ तंत्र में रक्त समूह निर्धारण, पॉइंट बना के लिखना है, एबीओ तंत्र में रक्त समूह निर्धारण, एबीओ तंत्र में रक्त समूह निर्धारण एंटीजन पर आधारित होता है, एंटीजन पर आधारित होता है, अर्थात एंटीजन पर आधारित होता है, अर्थात जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह, अर्थात जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह, जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह। एक बार दूसरा लिखो, यदि किसी दूसरा लिखो कि एंटीजन डी की खोज, एंटीजन डी की खोज सर्वप्रथम, एंटीजन डी की खोज सर्वप्रथम रीसस बंदर में की गई थी। रीसस बंदर, रीसस बंदर कौन सा होता है मालूम है? रीसस मकैक को जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसी को बोलते हैं। रीसस बंदर में की गई थी, इसलिए इसे रीसस फैक्टर, रीसस बंदर में की गई थी इसलिए इसे रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर कहते हैं, रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर कहते हैं। अगला पॉइंट, जिस व्यक्ति में एंटीजन डी उपस्थित होगा, जिस व्यक्ति में एंटीजन डी उपस्थित होगा, जिस व्यक्ति में एंटीजन डी उपस्थित होगा उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। जिस व्यक्ति में एंटीजन डी उपस्थित होगा उसे आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, उसे आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, तथा उसमें एंटीबॉडी डी, तथा उसमें एंटीबॉडी डी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी डी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जो एंटीजन होगा वो वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। एंटीजन डी उपस्थित तो एंटीबॉडी डी अनुपस्थित। अगला पॉइंट को, जिस व्यक्ति में एंटीजन डी अनुपस्थित होगा, जिस व्यक्ति में एंटीजन डी अनुपस्थित होगा उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है, उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है, तथा उसमें एंटीबॉडी डी उपस्थित होगी, तथा उसमें एंटीबॉडी डी उपस्थित होगी। क्या उपस्थित होगी? एंटीबॉडी डी। आई बात समझ में? अच्छा, पूरे विश्व में औसत 80% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। देखो, पूरे विश्व में लगभग 80% लोग, पूरे विश्व में लगभग 80% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, 80% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। भारत में 93%, ब्रैकेट में ना, भारत में 93%, भारत में 93%। ठीक है। अब अगर रक्त समूह की बात करें
तो सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला रक्त समूह, अब यहाँ पर आप लोगों में से कितने लोगों को अपने रक्त समूह की जानकारी है? इतने लोगों को है? अच्छा, कितने लोगों का रक्त समूह बी पॉजिटिव है? तो देखो जितने लोग हैं, एक बार पूरे लोग हाथ उठाओ जितने लोगों को जानकारी है। रुको मैं ढंग से उठाओ, काउंट करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लोग हैं। कितने लोगों का बी पॉजिटिव है? 24 लोगों में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही दिख गया 24 लोगों में 8 लोगों का बी पॉजिटिव, यानी 1/3। यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो प्रभाव ने प्रूफ कर दिए। लिखो सबसे अधिक संख्या में बी पॉजिटिव, सबसे अधिक संख्या में बी पॉजिटिव यानी सबसे सामान्य रक्त समूह बी पॉजिटिव रक्त समूह है। अच्छा, अब कितने लोग यहां हैं जिनका ए बी नेगेटिव है? ए बी नेगेटिव, अच्छा ए बी नेगेटिव 1 मिला। ए बी पॉजिटिव 1 2 3 4, अच्छा ए पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है। ओ पॉजिटिव, सही बात है, सबसे कम है ए बी नेगेटिव। तो लिखो सबसे कम संख्या, यही देखो सिद्ध कर दिए हम, सबसे कम संख्या ए बी नेगेटिव, सबसे कम संख्या ए बी नेगेटिव। अब 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनना। जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव यहां देखो, उसमें एंटीजन ए भी पाया जाता है, एंटीजन बी भी पाया जाता है और एंटीजन डी भी पाया जाता है। तीनों एंटीजन है, यानी उसमें इन तीनों में से कोई एंटीबॉडी होगी नहीं। जिसमें तीनों एंटीजन है उसमें तीनों में से कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं, और तीनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी यानी बाहर से कोई एंटीजन आया तो उसका शरीर एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, और शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया नहीं होगी, और इसीलिए ए बी पॉजिटिव किसी से भी रक्त ले सकता है और लेने के बाद भी उसके शरीर में अभिक्रिया नहीं होगी। इसीलिए ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। लिखो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव में तीनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी पॉजिटिव में तीनों एंटीजन पाए जाते हैं तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, कोई भी मतलब इन तीनों में से, तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। इसलिए ये किसी से भी रक्त ले सकते हैं, इसलिए ये किसी से भी रक्त ले सकते हैं, किसी से भी रक्त ले सकते हैं, और इसलिए इन्हें सर्वग्राही कहा जाता है, इसलिए इन्हें सर्वग्राही कहा जाता है। कितने लोग हैं भाई ए बी पॉजिटिव? 1 2 3 4, कितने लोगों को अपना ब्लड ग्रुप मालूम ही नहीं है? असली संख्या तो ये है, मतलब इनको जीवन में 30 रुपए खर्चे करने का मौका नहीं मिला कभी, एक पैसे 10 रुपए में हो जाता है। तुम्हें मालूम है अपना है? चलो 200 में हुआ था, 200 में हुआ फ्री में। भाई हमने तो अपना फ्री में पता किया था, क्योंकि स्कूल में थे तो स्कूल में टेस्ट कराया था, कॉलेज में गए तो वहां भी टेस्ट कराया। तो स्कूल में हमने सोचा कि कंफर्म नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे कम थे, कॉलेज में गए पढ़ लिख लिए थे तो कंफर्म कर लिए, हाँ नहीं सही है, पता चल गया।
हमारा यही है बेटा जो लिखा है अभी, सर्वग्राही। क्या है? सर्वग्राही। अगला लिखो, ओ नेगेटिव। लिखो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता तथा ये ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता तथा ये एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित नहीं करता, तथा ये एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित नहीं करता। वो नेगेटिव ना, हाँ, तो ना इसमें एंटीजन है तो कहां से प्रेरित करेगा? तो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित नहीं करता, एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित नहीं करता, और इसलिए इसका रक्त किसी को भी दिया जा सकता है, और इसलिए इसका रक्त किसी को भी दिया जा सकता है, इसलिए इसका रक्त किसी को भी दिया जा सकता है, और इसे सर्वदाता, और इसे सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन, किंतु परंतु, बट, लेकिन पर ध्यान से सुनना, मेडिकल साइंस में यानी कि चिकित्सा विज्ञान में सर्वग्राही और सर्वदाता जैसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? उसको समझो क्यों नहीं होता। अगर ऐसा हो तो ओ नेगेटिव वाला उसको पकड़ के उसका खून लेके किसी को भी चढ़ा देंगे, तो पूरी दुनिया में कभी खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला फैक्ट्री की तरह काम करेगा। ओ नेगेटिव वाला, उसका जीना हराम हो जाएगा, उसको सब जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, बोले ना ले जाओ उसको, किडनैप कर लो, ब्लड बैंक उसी से भरा रहेगा। ओ नेगेटिव वाले विलुप्त प्राय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विलुप्त प्राय। विलुप्त प्राय जानते हैं ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अपने प्राकृतिक आवास में नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? XC2 कंजर्वेशन में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? XC2। अब चिकित्सा विज्ञान में यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही और सर्वदाता जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बता रहा हूं कि मान लो मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जो कि है, और मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? और B पॉजिटिव वाला कोई है, B पॉजिटिव वाला, B पॉजिटिव, हाँ ये मान लो B पॉजिटिव है, कि मेरा AB पॉजिटिव है और खून की कमी हो गई, अब खून चढ़ाना है। बोलेंगे क्या, अरे ये तो AB पॉजिटिव है, किसी का भी चढ़ा दो, और B पॉजिटिव चढ़ा दिया, ठीक है भैया बच गया। तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर खून की कमी पड़ी, फिर कोई और मिला A पॉजिटिव वाला, कोई है A पॉजिटिव वाला, हाँ A पॉजिटिव वाला, ये मिला, रास्ते से जा रहा था, इसको पकड़ लिया, बोला अरे सर को खून दे दो, खून दे दिया इसने। अब इसने भी दे दिया, अब हम तो सर्वग्राही है भाई, इधर से भी ब्लड ले सकते, इधर से भी ब्लड ले सकते, दोनों से ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ब्लड और इसका ब्लड आपस में अभिक्रिया कर जाएंगे, और कहां करेंगे? हमारे शरीर में। समझ में आई बात? B पॉजिटिव की रासायनिक संरचना अलग है, A पॉजिटिव की रासायनिक संरचना अलग है, अलग एंटीजन, अलग एंटीबॉडी, आपस में रिएक्ट कर गया, और अखाड़ा कौन बना? मेरा शरीर। निपटेगा कौन? आई बात समझ में? इसलिए ऐसी कोई भी घटना, दुर्घटना ना हो, इसलिए जिसका जैसा रक्त समूह होता है उसको वही रक्त चढ़ाया जाता है। तो लिख लो कि चिकित्सा विज्ञान में किसी व्यक्ति को केवल उसी का रक्त समूह, चिकित्सा विज्ञान में किसी व्यक्ति को केवल उसी का रक्त समूह दिया जाता है
दिया जाता है। ठीक है, अब किसी को अगर मान लो रक्त चढ़ाया गया, एक बार में कितना चढ़ाया जाएगा? 1 लीटर, 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? 1 इकाई, 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? 350 लीटर मिलीलीटर। कितना ब्लड होता है? 350 मिलीलीटर। तो देखो, एक बार में किसी व्यक्ति से 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है। चढ़ाने को तो किसी को कितना चढ़ा दो, लेकिन जिससे लोगे तो उससे 1 ही यूनिट लोगे। 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है जिसका आयतन 350 ml, जिसका आयतन 350 ml होता है, जिसका आयतन 350 ml होता है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना? 350 ml। अब ये जो ब्लड लेते हैं तो किस में लेंगे? तो लेने के लिए एक थैला इस्तेमाल किया जाता है जो प्लास्टिक या लेटेक्स का बना हो सकता है। किसका बना हो सकता है? प्लास्टिक या लेटेक्स का बना हो सकता है। और उस थैले में पारदर्शी होता है और उसके अंदर टेफ्लॉन की परत पाई जाती है। किसकी परत? टेफ्लॉन। तो लिखो कि संग्रहण के लिए प्लास्टिक या लेटेक्स, संग्रहण के लिए प्लास्टिक या लेटेक्स का थैला, संग्रहण के लिए प्लास्टिक या लेटेक्स का थैला लिया जाता है जिसकी आंतरिक सतह, प्लास्टिक या लेटेक्स का थैला लिया जाता है जिसकी आंतरिक सतह पर टेफ्लॉन की परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? टेफ्लॉन। अब बात यह है कि ब्लड बैंक में रक्त का संग्रहण करते हैं और रक्त का संग्रहण 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 21 दिन के लिए किया जाता है। कितने दिन के लिए? 21। तो लिखो, ब्लड बैंक में रक्त का संग्रहण, ब्लड बैंक में रक्त का संग्रहण, ब्लड बैंक में रक्त का संग्रहण 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 21 दिन के लिए किया जाता है। 21 दिन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब रक्त को संग्रहित करेंगे तो उसमें कुछ रसायन मिलाएंगे जिससे कि वो रक्त का थक्का न जमे, उसमें स्कंदन ना हो। तो उसमें मिलाया जाता है निस्कंदक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निस्कंदक। और ऐसा हर कोई सा भी निस्कंदक नहीं मिला सकते, उसमें मिलाया जाता है सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट या सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। तो लिखो, संग्रहण के लिए रक्त में निस्कंदक मिलाए जाते हैं। निस्कंदक मिलाए जाते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट या सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट या सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, इनको मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा हेपेरिन, इसके अलावा नाम सुना होगा हेपेरिन, आपने नाम सुना होगा हिरुडिन, हेपेरिन, हिरुडिन, एनोफ्लिन, एनोफ्लिन, ईडीटीए, और स्ट्रेप्टोकाइनेज,
सुना है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी निस्कंदक होते हैं, तो लिख लो इनके अलावा अन्य निस्कंदक के रूप में, इसके अलावा अन्य निस्कंदक के रूप में, अन्य निस्कंदक के रूप में हेपेरिन, हिरुडिन, एनोफ्लिन, ईडीटीए, स्ट्रेप्टोकाइनेज इत्यादि। इसके अलावा अन्य निस्कंदक के रूप में हेपेरिन, हिरुडिन, एनोफ्लिन, ईडीटीए, स्ट्रेप्टोकाइनेज इत्यादि, स्ट्रेप्टोकाइनेज इत्यादि भी उपयोग किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इत्यादि भी उपयोग किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इत्यादि भी उपयोग किए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अच्छा, RH फैक्टर जो है, रीसस फैक्टर, यदि इसकी भिन्नता हो तो उसके कारण एक रोग भी पाया जाता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस रोग को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो लिखो RH फैक्टर, पॉइंट बना के लिखना, RH फैक्टर की असमानता, RH फैक्टर की असमानता के कारण RH फैक्टर की असमानता के कारण एक रोग, RH फैक्टर की असमानता के कारण एक रोग उत्पन्न होता है, एक रोग उत्पन्न होता है जिसे एक रोग उत्पन्न होता है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एक रोग उत्पन्न होता है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। एक रोग उत्पन्न होता है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और 10 मिनट के लिए अपनी पेन कॉपी सब छोड़ के बोर्ड की तरफ देखें। ये फिर वही बात, अगर इससे क्वेश्चन आए तो बहुत कम लोग हैं जिनसे इनके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। कहानी है, एक झटके में या 1 मिनट में ये ध्यान में नहीं आएगा, इसको कहानी को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत तब होगी जब एक RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से, कब शुरू होगी? जब एक RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से। अब कैसी सिचुएशन बनेगी इसको समझिए। ये महिला का शरीर है जो कि क्या है? RH नेगेटिव। RH नेगेटिव देखिए हमने क्या दिखा दी, RH नेगेटिव उसे बोला जाएगा जिसमें एंटीजन D उपस्थित ना हो, और अगर बाहर से एंटीजन D आएगा तो शरीर एंटीबॉडी D बनाएगा। यही बात लिखी है कि अगर एंटीजन आएगा तो शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। तो क्या इसमें पहले से एंटीबॉडी होगी? क्या नहीं। अगर शरीर में एंटीजन D आएगा तो शरीर एंटीबॉडी D बनाएगा। और ये क्या है? RH नेगेटिव। अब इसमें ये गर्भाशय, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो रहा है। किसका विकास? भ्रूण। अब भ्रूण का विकास हो रहा है
तो भ्रूण माता के शरीर से जुड़ा रहता है प्लासेंटा की मदद से। किसकी मदद से? प्लासेंटा। ये प्लासेंटा है और ये भ्रूण है। और भ्रूण क्या है? RH पॉजिटिव। भ्रूण क्या है? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव का मतलब क्या कि इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन डी उपस्थित है। ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर क्या उपस्थित है? एंटीजन डी। ये प्लासेंटा है। अब प्लासेंटा और माता के शरीर में एक बैरियर पाया जाता है। बैरियर यानी अवरोध पाया जाता है, जिसे बोलते हैं प्लासेंटल बैरियर या प्लासेंटल अवरोध। अब ये प्लासेंटल बैरियर क्या होता है? ये जो प्लासेंटल बैरियर है ये माता के शरीर की रक्त वाहिकाओं और भ्रूण की रक्त वाहिकाओं के बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? माता के शरीर की रक्त वाहिकाओं और भ्रूण की रक्त वाहिकाओं के बीच में पाया। जैसे ये मान लो ये माता के शरीर की रक्त वाहिकाएं और ये भ्रूण के शरीर की रक्त वाहिकाएं। इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। ये गैप बना होता है किसका? प्लासेंटल बैरियर। ये गैप ऐसा होता है कि इन दोनों का रक्त आपस में जुड़ता नहीं है, यानी माता का रक्त और भ्रूण का रक्त एक दूसरे से बटे रहते हैं, ये आपस में जुड़ते नहीं है। लेकिन इनके बीच तत्वों का वेग हो सकता है। किसका वेग हो सकता है? तत्वों का। कैसे? पोषक तत्व आ सकते हैं माता के शरीर से भ्रूण में, ऑक्सीजन आ सकता है, CO2 जा सकता है, हार्मोन आ सकता है, उत्सर्जित पदार्थ जा सकते हैं। क्या आरबीसी जा सकता है? नहीं। क्या रक्त जा सकता है? नहीं। क्या WBC जा सकता है? नहीं। यानी रक्त का आदान प्रदान इनके बीच नहीं होता। किसकी वजह से? प्लासेंटल बैरियर। अब प्लासेंटल बैरियर ने क्या किया है? इस आरबीसी को रोक के रखा है। किसको? आरबीसी को। और यहां पर उपस्थित है एंटीजन डी। क्या उपस्थित है? एंटीजन डी। लेकिन ये एंटीजन डी भ्रूण से माता के शरीर में नहीं आ सकता। किसकी वजह से? प्लासेंटल बैरियर। भ्रूण से माता के शरीर में नहीं आएगा। किसकी वजह से? प्लासेंटल बैरियर। क्योंकि एंटीजन डी कहां उपस्थित है? आरबीसी पर, और आरबीसी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। किसको किसको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई जितना मैंने बताया अभी तक? चलो आगे बढ़े। अब ये अवस्था है पहली गर्भावस्था। ये अवस्था है पहली गर्भावस्था। जब इस गर्भावस्था का अंत होगा तो यहां पर ध्यान से सुनो, ये माता का शरीर, ये गर्भाशय। अब गर्भावस्था का अंत हो रहा है तो ये प्लासेंटा है और पूर्ण विकसित भ्रूण जो है वो माता के शरीर से बाहर निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? एंड ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहली गर्भावस्था के अंत की स्थिति है ये। एंड ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये माता का शरीर है, ये पूर्ण विकसित भ्रूण है, और वो भ्रूण जो है माता के शरीर से बाहर निकल रहा है, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। लेकिन प्लासेंटा अभी भी यहां पर जुड़ा हुआ है। अब जब शिशु जन्म से, यानी जब शिशु का जन्म होता है वो माता के शरीर से बाहर निकलता है तो वो जन्म नाल द्वारा जुड़ा होता है गर्भाशय से। अब उसके जन्म के कुछ मिनट बाद जो प्लासेंटा है ये गर्भाशय की भित्ति से अलग होता है, और अलग होने के बाद ये प्लासेंटा और जन्मनाल ये दोनों ही बाहर निकलते। तो बाहर निकलते समय क्या होगा? प्लासेंटा गर्भाशय की भित्ति से
अलग होगा, और जब अलग होगा तो इसमें उपस्थित रक्त वाहिकाएं टूटती हैं। प्लासेंटा में दोनों की रक्त वाहिकाएं हैं, भ्रूण की भी और माता की भी। तो जब ये अलग होगा तो इसके बीच में जो रक्त वाहिकाएं उपस्थित है वो रक्त वाहिकाएं टूटती हैं, और बहुत कम समय के लिए इन दोनों का रक्त एक दूसरे के संपर्क में आता है। यानी उस समय कौन सही से काम नहीं करेगा? प्लासेंटल बैरियर सही से काम नहीं करेगा, और एंटीजन डी का संपर्क किसके शरीर से होगा? माता के शरीर। किसके टूटने से होगा ये? प्लासेंटा में उपस्थित रक्त वाहिकाओं के टूटने से। कब होगा? पहली गर्भावस्था के अंत समय। इतनी बात समझ में आई? अब इसके कुछ दिन बाद देखो क्या होगा। इसके कुछ दिनों के बाद, ये तीसरी अवस्था बता रहे हैं, इसके कुछ दिनों के बाद ये मान लो माता का शरीर कैसा है? RH नेगेटिव है, और अब इसे किसका संपर्क मिल चुका है? एंटीजन डी का मिल चुका है। अब माता का शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी डी। क्या बनाएगा? तो इस एंटीजन, ये जब एंटीजन शरीर में आएगा तो माता का शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। अभी भी ये क्या है? RH नेगेटिव है, लेकिन अब इसमें क्या बन चुका है? एंटीबॉडी डी। ये कब होगा? पहली गर्भावस्था के अंत होने के कुछ दिनों बाद। क्यों हुआ है? क्योंकि गर्भावस्था के अंत समय में एंटीजन का संपर्क माता के रक्त से हुआ है, तो संपर्क में आने पर जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी। ये बात समझ में आ गई? अब इसके आगे बढ़े। अब अगर दूसरी गर्भावस्था विकसित होती है, यहां पर देखो दूसरी गर्भावस्था विकसित हुई, ये फीमेल RH नेगेटिव, और कंडीशन कैसी है? ये सेकेंड प्रेगनेंसी। अब ये दूसरी गर्भावस्था विकसित हुई, अब यहां पर क्या होगा? यही वाली व्यवस्था फिर से बनेगी भाई। प्लासेंटल बैरियर बनेगा और भ्रूण विकसित होगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण क्या होगा? RH पॉजिटिव। इसमें क्या उपस्थित होगा? एंटीजन डी। इसको थोड़ा सा हम चौड़ा कर दे रहे हैं। क्या उपस्थित होगा? एंटीजन डी। ये बैरियर वैसे ही काम करेगा। कौन सा बैरियर है ये? प्लासेंटल बैरियर। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। माता के शरीर में क्या उपस्थित है? एंटीबॉडी डी। माता के शरीर में क्या उपस्थित है? एंटीबॉडी डी। अब दो बातें, या तो ये एंटीजन माता के मतलब भ्रूण के शरीर से होते हुए माता के शरीर में आए, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि एंटीजन होता है आरबीसी की सतह पर, और आरबीसी की सतह इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन एंटीबॉडी इस बैरियर को क्रॉस कर सकती है। एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा, और एंटीबॉडी इस बैरियर को क्रॉस करेगी तो वो एंटीबॉडी पहुंच जाएगी कहां? भ्रूण के शरीर में। और भ्रूण के शरीर में अब दोनों मिल गया, एंटीजन डी भी मिल गया और एंटीबॉडी डी भी मिल गया। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों में अभिक्रिया होगी और रक्त की हानि होगी। क्या होगा? रक्त की हानि होगी, जिसे बोलते हैं ब्लड लॉस। रक्त की हानि होगी, अनीमिया होगा, भ्रूण का विकास धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ज्यादा हुआ तो उस विकसित हो रहे भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। और इस अवस्था को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या बोलते हैं इसे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यही नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो रक्त की हानि होगी, अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, जॉन्डिस भी होगा। क्या होगा? जॉन्डिस, पीलिया होगा। और या तो अगर वो बच्चा जन्म लेगा तो बहुत कमजोर होगा जन्म के समय, या जन्म से पूर्व भी उसकी मृत्यु हो जाएगी।
या जन्म लेने के बाद भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और इस घटना को कहते हैं क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो भैया सोच समझ के कि पिताजी मान जाएंगे लेकिन विज्ञान नहीं मानेगा। हाँ, जांच करा लेना। पिताजी मान जाएंगे लेकिन विज्ञान नहीं मानेगा। अब भाई मान लीजिए आप नायक हैं RH पॉजिटिव और आपके जीवन में कोई नायिका का प्रवेश होता है RH नेगेटिव, भैया समीकरण तो नहीं बैठ रहे हैं यार। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन चाहिए? हाँ, वो जरूर चाहिए। बोले सर समस्या तो आपने बता दी, समस्या का परिणाम भी बता दिया, अब उपाय? तो उपाय भाई बहुत महंगा उपाय है। उपाय क्या है? बहुत महंगा उपाय। उपाय क्या है कि जब पहली गर्भावस्था का अंत होगा तो एक इंजेक्शन लगेगा जिसका नाम है एंटी-डी। बस ठीक है, उपाय खुश हो गया लगा है। तो यहां पर होगा कि पहली गर्भावस्था का जब अंत होगा तो एक इंजेक्शन लगेगा एंटी-डी, और फिर ये इंजेक्शन हर गर्भावस्था के अंत में लगेगा। यानी पहले में अगर लगा तो दूसरी गर्भावस्था सामान्य होगी, दूसरे में लगा और उसके बाद यदि गर्भावस्था विकसित होती तो वो सामान्य होगी। तो पहली गर्भावस्था के अंत और उसके बाद की गर्भावस्था के अंत में भी इंजेक्शन लगेगा। कौन सा इंजेक्शन? एंटी-डी। तो अब विज्ञान मान जाएगा। ठीक है, बना लो इसको। हाँ बेटा, सब में हाँ, यहां से बनाना है। ये नंबर 1, वो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ऐसे ले चलना। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोले ना कहानी है, कहानी जरा सी चूक गई सब मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। बनाइए इसको। कल कितने लोगों ने टेस्ट दिया? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं दिया? तुम लोग एक आध दिन पिटाई खाओगे। तुम बहुत जम के तुम लोग एक आध दिन ना, तुम लोग के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे हैं हमको। पीछे एकदम तुम्हारे राहु केतु ना दिशाहीन हो गए हैं। एक आध दिन मैं सारे ग्रहों को एक ही पंक्ति में लाऊंगा खींच खांच के। सारी ग्रह दशा उसी दिन से बदल जाएगी।
कुछ लोग आज भी एब्सेंट है भाई। रामराज बैरागी, हाँ हाँ, टेस्ट में कुछ बना है। हाँ, 2 क्वेश्चन में आंसर गलत, एक ही है। दिखाना मुझे, दिखाओ जरा पेपर। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम लोग? 175। इसमें क्या आंसर जाना चाहिए? इसमें है सेकंड आंसर, है ना? इसको सही कर लीजिए। 175 का 2, और एक और कोई था यार, हाँ कुछ ऐसा ही था। 154, इसमें आंसर है 4, है ना? और मैं देख लूं, 165, नहीं 165 नहीं सही है। बस बाकी तो सब सही है। हाँ बस बाकी सब ठीक है। कितने लोग? 45 सही है। 45 सही है, अरे शाबाश। 44, बहुत अच्छे। 43, ठीक है। 42, 41, 40, 4, लो इधर से चल के आओ, थोड़ा कष्ट करो, जीवन में बहुत कष्ट होना चाहिए। बन गया ये? क्या मेरी शक्ल देख रहे हो क्या? बनाओ जल्दी। भैया लोग मेहनत करो, है ना? एकदम पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि जो है अगले साल बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। अब क्या बदलाव होने वाला है, अपने आप को उस बदलाव के अनुसार ढलना है। जैसे बहुत से लोग हैं जो पिछले साल सेलेक्ट हो गए हैं, वो भगवान से मना रहे हैं कि हम लोग अच्छा हुआ पिछले साल सेलेक्ट हो गए, नहीं तो इस साल रहे होते तो नहीं हो पाए होते, है ना? कहानी बड़ी लिखो। ये स्थिति तब पाई जाती है, ये स्थिति तब पाई जाती है जब, ये स्थिति तब पाई जाती है जब RH पॉजिटिव, तब पाई जाती है जब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह, जब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह
RH नेगेटिव महिला से हो, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से हो। अगला पॉइंट, ऐसी स्थिति में यदि पहली गर्भावस्था विकसित होती है, ऐसी स्थिति में यदि पहली गर्भावस्था विकसित होती है, ऐसी स्थिति में यदि पहली गर्भावस्था विकसित होती है तो वो सामान्य होगी, तो वो सामान्य होगी। पहली गर्भावस्था विकसित होती है तो वो सामान्य होगी। अगला पॉइंट, किंतु पहली गर्भावस्था के अंत में, किंतु पहली गर्भावस्था के अंत में जब प्लासेंटा, पहली गर्भावस्था के अंत में जब प्लासेंटा गर्भाशय की भित्ति से, जब प्लासेंटा गर्भाशय की भित्ति से अलग होता है, जब प्लासेंटा गर्भाशय की भित्ति से अलग होता है, जब प्लासेंटा गर्भाशय की भित्ति से अलग होता है तो प्लासेंटा गर्भाशय की भित्ति से अलग होता है तो भ्रूण, तो उसमें उपस्थित रक्तवाहिकाएं टूटती हैं, तो उसमें उपस्थित रक्तवाहिकाएं टूटती हैं जिससे, तो उसमें उपस्थित रक्तवाहिकाएं टूटती हैं जिससे भ्रूणीय रक्त का संपर्क, तो उसमें उपस्थित रक्तवाहिकाएं टूटती हैं जिससे भ्रूणीय रक्त का संपर्क माता के रक्त से होता है, माता के रक्त से होता है, और जिससे भ्रूणीय रक्त का संपर्क माता के रक्त से होता है और माता के शरीर में, और माता के शरीर में एंटीजन डी, और माता के शरीर में एंटीजन डी का संपर्क पाया जाता है, और माता के शरीर में एंटीजन डी का संपर्क पाया जाता है, माता के शरीर में एंटीजन डी का संपर्क पाया जाता है। अगला पॉइंट, इसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में, इसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में RH नेगेटिव माता में, इसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में RH नेगेटिव माता में एंटीबॉडी डी, RH नेगेटिव माता में एंटीबॉडी डी, RH नेगेटिव माता में एंटीबॉडी डी का उत्पादन पाया जाता है, एंटीबॉडी डी का उत्पादन पाया जाता है, एंटीबॉडी डी का उत्पादन पाया जाता है। अब अगला पॉइंट लिखो, यदि दूसरी गर्भावस्था विकसित होती है, यदि दूसरी गर्भावस्था विकसित होती है, दूसरी गर्भावस्था विकसित होती है तो ये एंटीबॉडी डी, यदि दूसरी गर्भावस्था विकसित होती है तो ये एंटीबॉडी डी माता के शरीर से, माता के शरीर से प्लासेंटल बैरियर को पार करके, तो ये माता के शरीर से प्लासेंटल बैरियर को पार करके, तो ये माता के शरीर से प्लासेंटल बैरियर को पार करके भ्रूण में प्रवेश करता है, पार करके भ्रूण में प्रवेश करता है, भ्रूण में प्रवेश करता है, पार करके भ्रूण में प्रवेश करता है, जिससे, जिससे भ्रूण के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया,
जिससे भ्रूण के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया, जिससे भ्रूण के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया पाई जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया पाई जाती है जिससे रक्त का ह्रास होता है, जिससे रक्त का ह्रास होता है तथा भ्रूण में एनीमिया, रक्त का ह्रास होता है तथा भ्रूण में एनीमिया कॉमा जॉन्डिस, जॉन्डिस या पीलिया, भ्रूण में एनीमिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस या जिसे कहते हैं पीलिया विकसित हो सकता है तथा भ्रूण का विकास कम हो जाता है, विकसित हो सकता है तथा भ्रूण का विकास कम हो जाता है, तथा भ्रूण का विकास कम हो जाता है, भ्रूण का विकास कम हो जाता है और जन्म से पूर्व भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है, और जन्म से पूर्व भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अब क्या होगा भाई, लिख लो उपचार। इसके उपचार के लिए पहली गर्भावस्था के अंत तथा उसके बाद की सभी गर्भावस्था के अंत में, पहली गर्भावस्था के अंत तथा उसके बाद सभी गर्भावस्था के अंत में, सभी गर्भावस्था के अंत में एंटी डी का इंजेक्शन, एंटी डी का इंजेक्शन माता को लगाया जाएगा। एंटी डी का इंजेक्शन माता को लगाया जाएगा। एंटी डी का इंजेक्शन माता को लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में भैया, रक्त समूह और उससे होने वाली, जिन लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया कंप्लीट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालो लिम्फ। जल्दी बनाओ, नहीं बनाओगे? फोटो बना लिए? फोटो है, चलो वीडियो में देख के बना लेना। अगली हेडिंग डालो लिम्फ, लसिका या लिम्फ। देखिए लिम्फ या लसिका,
ये भी तरल संयोजी ऊतक है, ये भी तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त के समान, जो रक्त के समान शरीर में लसिका वाहिकाओं में, जो रक्त के समान शरीर में लसिका वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, जो रक्त के समान शरीर में लसिका वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, लसिका वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। अगला पॉइंट, ये लसिका वाहिकाएं, ये लसिका वाहिकाएं वास्तव में शिराएं होती हैं। ये लसिका वाहिकाएं वास्तव में शिराएं होती हैं, वास्तव में शिराएं होती हैं। अगला पॉइंट, लिम्फ रंगहीन, लिम्फ रंगहीन, रंगहीन कौमा प्लाज्मा के समान, रंगहीन कौमा प्लाज्मा के समान हल्के पीले रंग का पाया जाता है। प्लाज्मा के समान हल्के पीले रंग का पाया जाता है। इसमें आरबीसी उपस्थित नहीं होती, हल्के पीले रंग का पाया जाता है, इसमें आरबीसी उपस्थित नहीं होती, इसमें आरबीसी उपस्थित नहीं होती। किंतु डब्ल्यूबीसी की संख्या, किंतु डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त से अधिक पाई जाती है, किंतु डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त से अधिक पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त से अधिक पाई जाती है। इसका निर्माण, इसका निर्माण लसिका ऊतकों में, इसका निर्माण लसिका ऊतकों में बाह्य कोशिकीय तरल, इसका निर्माण लसिका ऊतकों में बाह्य कोशिकीय तरल द्वारा होता है। इसका निर्माण लसिका ऊतकों में बाह्य कोशिकीय तरल द्वारा होता है। इसका परिसंचरण शिराओं में, इसका परिसंचरण शिराओं में होता है, इसका परिसंचरण शिराओं में होता है तथा कार्य करने के बाद, तथा कार्य करने के बाद ये शिराएं या कार्य करने के बाद लसिका वाहिकाएं, तथा कार्य करने के बाद लसिका वाहिकाएं, कार्य करने के बाद लसिका वाहिकाएं बड़ी रक्त शिराओं में जुड़ जाती हैं। लसिका वाहिकाएं बड़ी रक्त शिराओं में जुड़ जाती हैं, बड़ी रक्त शिराओं में जुड़ जाती हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए, ये हमने बोला कि ये हम एक संरचना बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं लसिका ऊतक। क्या बोल रहे हैं? लसिका ऊतक या लसिका अंग। अब इन लसिका ऊतकों में क्या होता है बच्चों? यहां पर रक्त वाहिकाएं आती हैं। कौन आता है? रक्त वाहिकाएं। और उन रक्त वाहिकाओं के साथ साथ कौन आएगा? ब्लड। और फिर ये रक्त वाहिकाएं यहां से बाहर चली जाती हैं और ब्लड भी बाहर चला जाता है। अब इन रक्त वाहिकाओं के बाहर अंतर स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अंतर स्तरीय कोशिकाएं। और इसी रक्त में से कुछ तरल निकलता है। क्या निकलता है? तरल। और इधर बाहर आ जाता है जो खाली जगह दिख रही है। इस तरल को हम बाह्य कोशिकीय तरल कहते हैं, अपन ने अभी लिखा। और ये जो बाह्य कोशिकीय तरल है, यहां एक दूसरी वाहिका जुड़ती है और इधर से उत्पन्न होती है।
और ये जो ईसीएफ है, ईसीएफ यानी बाह्य कोश की तरल, जो कहां से बना है, रक्त से आया, क्या बना, ईसीएफ। रक्त से ही कुछ मात्रा निकल के क्या बनी, ईसीएफ, और ये ईसीएफ चला जाएगा वाहिकाओं में और यही बन जाता है लिम्फ। क्या बन जाता है, लिम्फ। और जो वाहिकाएं इसको ले जाती हैं इन्हें हम लसिका वाहिकाएं बोलती हैं, जो शिराएं होती हैं। क्या होती हैं, शिराएं। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो रक्त यहां से गया है ये शिराओं से होते हुए या शिराओं की शाखाओं से होते हुए बड़ी शिराओं तक पहुंचेगा। जैसे वेना केवा पढ़ा है, वेना केवा, तो ये जाकर बड़ी शिराओं में, बड़ी शिराओं में जाकर मिलेगा और इनके साथ कौन मिलेगा, रक्त मिलेगा। इधर से भी रक्त आ रहा है। लेकिन जो लसिका वाहिकाएं हैं, कौन सी वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं, ये शरीर में अपना परिसंचरण पूरा करके ये भी किसमें जुड़ जाएंगी, बड़ी शिराओं में। ये भी किसमें जुड़ जाएंगी, बड़ी शिराओं में। और इनका कार्य क्या है, प्रतिरक्षा। इनका कार्य क्या है, प्रतिरक्षा। तो अगर आप देखिए तो इनका निर्माण कहां से हुआ है, रक्त से निर्माण हुआ ईसीएफ का, और ईसीएफ से निर्माण हुआ लिम्फ का। कहां पर, लसिका ऊतकों में। यहां से निकले, पूरे शरीर में घूमकर अपना काम किया और फिर कहां जाकर वापस प्रवाहित हो गए, किसमें, रक्त में। तो एक जगह से निर्माण हुआ और दूसरी जगह अंत हुआ, जबकि रक्त शरीर में गोल गोल घूम रहा है। तो रक्त का परिसंचरण चक्रीय होता है, लेकिन लिम्फ का परिसंचरण अचक्रीय होता है। तो ये पॉइंट लिख लो, लिम्फ का परिसंचरण अचक्रीय पाया जाता है। लिम्फ का परिसंचरण अचक्रीय पाया जाता है। लिम्फ का परिसंचरण अचक्रीय पाया जाता है। अगला पॉइंट, इसका निर्माण लसिका ऊतकों में होता है। इसका निर्माण लसिका ऊतकों में होता है, लसिका ऊतकों में होता है, तथा कार्य करने के बाद, लिम्फ बड़ी शिराओं में प्रवाहित हो जाता है। कार्य करने के बाद लिम्फ बड़ी शिराओं में प्रवाहित हो जाता है। बड़ी शिराओं में प्रवाहित हो जाता है। डायग्राम बना लीजिए। यहां समाप्त होता है हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शारीरिक तरल एवं परिसंचरण। कल हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, उत्सर्जन। नमस्कार।